नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट में मोदी का डिप्लोमेटिक धमाका, ब्राजील में हुआ पारंपरिक स्वागत। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित, भारत पाक युद्ध टालने का दावा। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के करीब भारत ब्राजील, ब्रिक्स घोषणा पत्र में सिफारिश दर्ज। पुतिन की बड़ी कार्रवाई, परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट को बर्खास्त करने के घंटों भीतर खुद को मारी गोली, कार में मिला शव। जापान कोरिया पर ट्रंप का टैरिफ अटैक, जवाबी कार्रवाई पर दी दोहरी मार की धमकी। संविधान की प्रस्तावना पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान, माता पिता की तरह है, बदली नहीं जा सकती। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंच गए हैं, जहां शिव तांडव स्तोत्र और शास्त्रीय नृत्य से उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरे में पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। भारत ब्राजील के बीच 2000 साल से चल रही रणनीतिक साझेदारी को अब और व्यापक बनाने की दिशा में ये यात्रा अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच पर पहलगाम आतंकी हमले को मानवता पर हमला बताया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं और अगला पड़ाव नामीबिया है। भारत की विदेश नीति को नई धार देने की ये कोशिश अब वैश्विक फलक पर दिखाई देने लगी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप इस सम्मान के हकदार है क्योंकि उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोका है। खुद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच युद्धों को टालने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देश लड़ते तो अमेरिका किसी के साथ खड़ा नहीं होता और यह स्पष्ट कह दिया गया था कि व्यापार पर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील लगभग तैयार है और अमेरिका 1 अगस्त की टैरिफ हेडलाइन पर काफी हद तक दृढ़ है। ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार भेजने की पुष्टि की और ईरान को लेकर नरम रुख दिखाते हुए कहा कि उम्मीद है सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईरान अब 2 हफ्ते पहले जैसा नहीं रहा। ब्रिक्स समिट 2025 में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने जाने की सिफारिश की गई है। ये मांग वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में व्यापक सुधार की बात कही गई ताकि विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने अमेरिका की एक तरफा शुल्क नीति और वैश्विक व्यापार में गैर शुल्क अवरोधों पर चिंता भी जताई। इसके साथ ही फलस्तीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट की बर्खास्तगी में कुछ घंटों बाद ही आत्महत्या की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें विश्वास खोने के आधार पर पद से हटाया था और इसके कुछ ही घंटे बाद उनका शव कार में मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने खुद को गोली मार ली। माना जा रहा है कि उन पर आपराधिक धोखाधड़ी के केस खुलने वाले थे, जिससे दबाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि आधिकारिक रूप से यह आत्महत्या है, लेकिन रूस में हाई प्रोफाइल नेताओं की अचानक मौतें पहले भी सवालों के घेरे में रही है। इस घटना से रूसी राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिससे एशिया में व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के साथ व्यापार असंतुलन गंभीर हो गया है और इसे ठीक करने के लिए ये टैरिफ जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर इन देशों ने जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका और अधिक शुल्क लगाएगा, जिससे उनके ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी है। अमेरिका का ये रुख वैश्विक व्यापार में एक नया तनाव पैदा कर सकता है और सहयोगी देशों के बीच दरार भी गहरा कर सकता है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना को बच्चों के लिए माता पिता के समान बताया है। कोच्चि की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में छात्रों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रस्तावना को चाहे जितनी कोशिश कर ले बदला नहीं जा सकता। जैसे माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, उन्हें यह भी याद दिलाया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बदलाव आपातकाल के दौर में हुआ था, जब देश के हजारों नागरिक जेल में थे और लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय समय चल रहा था। उन्होंने कहा कि विश्व भर में किसी भी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मिसालें नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा एक अपवाद आपातकाल के समय सामने आया था। उपराष्ट्रपति का ये बयान संविधान की स्थायित्व और मूल भावना को लेकर एक अहम टिप्पणी मानी जा रही है। जयपुर और कोटा में ईडी की बड़ी छापेमारी में 78 लाख रुपए के कैश और करोड़ों की लग्जरी कारें बरामद हुई है। ये कार्रवाई डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है, जिसमें कंपनी के चेयरमैन मुकेश महावर और उनके सहयोगी के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। छापेमारी में रोल्स रॉयस, बेंटली, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जब्त की गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए जुटाई रकम का गलत इस्तेमाल किया और शेयर बाजार में धोखाधड़ी की। इसके अलावा कई फर्जी बैंक खातों और लेन देन का भी खुलासा हुआ है। इस घोटाले की जांच अब कई और लोगों तक पहुंच सकती है। मुजफ्फरनगर में एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। युवक ने हाथ में बैनर लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई कि उसे मरने की इजाजत दी जाए। उसका आरोप है कि पत्नी आए दिन झगड़ा करती है, मारपीट करती है और जान से मारने की धमकी देती है। युवक का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी ने साफ कह दिया था कि वो किसी और से प्रेम करती है। जब उसने पत्नी को मनाने की कोशिश की तो उल्टा उसके परिवार पर झूठे केस दर्ज किए गए। युवक ने कोर्ट के जरिए पत्नी को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन अब पूरी तरह हताश हो चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेताया कि इस खनन से यमुना के किनारों पर बने तटबंध कमजोर हो रहे, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पत्र में कहा गया है कि लगातार हो रहे इस अवैध खनन से पर्यावरण को भी गहरी क्षति पहुंच रही है। रेखा गुप्ता ने इसे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति करार दिया है। मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार से आग्रह किया है कि खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और यमुना की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ये मामला दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन से जुड़ा हुआ है, जिस पर जल्द फैसले की आवश्यकता है। देश भर में कल यानी 9 जुलाई को बड़ी हड़ताल और भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें करीब 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। ये हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाई गई है, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने की खबर है। इस आंदोलन का असर खास तौर पर परिवहन, माल ढुलाई और सरकारी सेवाओं पर पड़ने की संभावना है। कई जगहों पर बस सेवाएं ठप रह सकती है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं इस हड़ताल से बाहर रखी गई है। मजदूर संगठनों और राजनीतिक दलों की ये संयुक्त कार्रवाई सरकार पर बड़ा दबाव बना सकती है। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा विवाद गहराता जा रहा है और इसी सिलसिले में मीरा भाईंदर में मनसे द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आधी रात को ही मनसे के कई नेता और पदाधिकारियों को उनके घरों से उठाकर हिरासत में लिया गया है। मनसे नेता अविनाश जाधव, जयेंद्र पाटिल, प्रफुल्ल पाटिल और कई अन्य नेताओं को वसई, विरार, नालासोपारा से गिरफ्तार कर थानों में नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस ने धारा 163 के तहत इन्हें नोटिस भी थमाया है। पुलिस का कहना है कि मीरा भाईंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। वही मनसे नेताओं का आरोप है कि मराठी भाषा और अस्मिता की आवाज को दबाया जा रहा है। इस मुद्दे ने मराठी राजनीति को एक बार फिर उबाल पर ले दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
हैरान करने वाली बात यह है कि ये वीडियो फ्लाइट में मौजूद एक क्रू मेंबर ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दोनों बातचीत करते और मोबाइल स्क्रीन देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस रिकॉर्डिंग की भनक तक नहीं थी। वीडियो सामने आते ही अभिनेत्री रवीना टंडन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्रू मेंबर की हरकत को सेलिब्रिटी की निजता का गंभीर उल्लंघन बताया और फटकार लगाई है। यूजर्स भी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ ने श्रद्धा की निजता का समर्थन किया है तो कुछ ने क्रू की हरकत को गैर पेशेवर बताया। अब मामला प्राइवेसी बनाम पब्लिक इंटरेस्ट की बहस का रूप ले चुका है। पंचायत फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर पंचायत सीजन 5 के ऐलान की पुष्टि कर दी है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे दमदार कलाकारों वाली ये सीजन अब अपने 5वें सीजन की तैयारी में जुट चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जानकारी दी है कि पंचायत 5 का प्रीमियर साल 2026 में होगा और इसकी स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। रिंकी का किरदार निभाने वाली स्वानिका पहले ही इशारा कर चुकी थी कि सीजन 5 की शूटिंग की तैयारी चल रही है। अब प्राइम वीडियो के ऐलान के बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीजन 4 की कहानी ने दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। क्या सचिव फुलेरा छोड़ेगा? क्या रिंकी और उसका रिश्ता आगे बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधान जी को गोली किसने मारी? पंचायत की कहानी सिर्फ गांव की राजनीति नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों और ग्रामीण जीवन की गहराइयों को छूती है। 2018 से शुरू हुई इस सीरीज ने हर सीजन के साथ दर्शकों का दिल जीता है और अब 5वां सीजन उस उम्मीद को और आगे बढ़ाने वाला है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू एक रियल एस्टेट घोटाले के चलते कानूनी विवादों में घिर गए हैं। हैदराबाद की एक महिला डॉक्टर की शिकायत के बाद रंगारेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग ने महेश बाबू को नोटिस भेजा है। मामला साई सूर्या डेवलपर्स नाम की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेश बाबू थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने कंपनी के प्रचार पर भरोसा करके एक गैर मौजूद प्रोजेक्ट में 34.8 लाख रुपए को निवेश कर दिया। महिला का कहना है कि ये महेश बाबू के प्रचार के कारण उन्हें स्कीम पर भरोसा हुआ। इस मामले में अब महेश बाबू के साथ कंपनी मालिक को भी सुनवाई में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में महेश बाबू से पूछताछ की थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्हें 5.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसमें नकद राशि भी शामिल थी। हालांकि अभी तक महेश बाबू ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और आयोग ने अगली सुनवाई 7 अगस्त 2025 को तय की है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।